इंस्टेंट 10% डिस्काउंट भी मिलेगा, क्योंकि नवरात्रि चल रही है ना, लास्ट डे है, रामनवमी है, तो 2 दिन का डिस्काउंट आपके पास में है। आप लोग इंस्टेंट 10% डिस्काउंट के साथ में एनटीए यूजीसी नेट के लिए कोई भी पैकेज ले सकते हो, चाहे पेपर 1 लो, पेपर 1 प्लस पेपर 2 लो, नोट्स लो, मैंने मेरी हैंडबुक भी आपको मिल जाएगी पेपर 2 वाली, या टेस्ट सीरीज लो, कुछ भी ले सकते हो आप। आपको पता ही है कि ईयर वाइज कट ऑफ एनालिसिस ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। हमको कोई भी एग्जामिनेशन को अगर क्वालिफाई करना है तो हमको ये पता होना चाहिए कहाँ से पेपर बनता है, राइट, कितने नंबर मुझे लाने हैं, मेरे लिए क्या एक अचीवेबल स्कोर है। क्योंकि टाइम की अगर हम बात करें तो टाइम आपके पास में अच्छा खासा है, ठीक है। अगर आपको अभी भी ऐसा लगता है कि टाइम की आपके पास में कमी है, तो सुबह मैंने पेपर 1 की स्ट्रैटेजी में भी ये बताया था, 50 दिन लगभग 1200 घंटे आपके पास है। 1200 में से अगर 500 घंटे भी पढ़ते हो आप, तो आपके पास में अच्छा खासा समय है, ठीक है। डिवाइड एंड कॉन्कर लगाएंगे, थोड़ा हम लोग यहाँ पर लगाओ डिवाइड एंड कॉन्कर, चाहे ग्रीडी लगाओ चाहे डायनामिक प्रोग्रामिंग लगाओ, आपको भी पता है 500 घंटे आपके लिए कोई इतना कम टाइम नहीं है। आप आराम से 500 घंटे पढ़ाई अगर करते हो और इसके अंदर लगभग आप 250 से 300 टॉपिक्स भी पढ़ लेते हो, तो आप लोगों के लिए बहुत ही एक अच्छा टाइम है कि इसके अंदर आप लोग अपने अटेम्प्ट को सिक्योर कर सकते हो, आप अपने अटेम्प्ट को और बेटर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। तो अगर मैं बात करूं तो देखो, आपका 2022 का कट ऑफ तो काफी कम गया था। अगर बात की जाए यूआर कैटेगरी, जनरल कैटेगरी की बात करूं तो लगभग आपका जेआरएफ हो गया था मात्र 180 नंबर में, जो मैंने आप लोगों को लगभग 200 के आसपास बताए थे। क्योंकि मेरे हिसाब से पेपर जो था वो 2021 के कंपैरिजन के अंदर ठीक ही था, मतलब इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है। क्योंकि 2021 के अंदर बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी आई थी, बहुत सारे इश्यूज आए थे, इस वजह से मैंने बोला था कि कट ऑफ इस बार मेरे हिसाब से थोड़ी ज्यादा जाने चाहिए थी, बट नहीं गई। लकीली 180 आपकी कट ऑफ गई थी जेआरएफ की। और अगर हम लोग नेट की बात करें तो मात्र 162 नंबर आपकी यूआर कैटेगरी, जनरल कैटेगरी के अंदर 162 नंबर्स में ही आप लोगों का हो गया था नेट, आउट ऑफ 300 हम इसकी बात कर रहे हैं। तो अगर कंप्यूटर साइंस से हम लोग जेआरएफ करने की बात करें तो बहुत एक अच्छा मौका है, क्योंकि आपके पास में एक अच्छा खासा एनालिसिस है जो आपको एक आइडियल सिचुएशन बता सकता है कि कितने नंबर आपको टारगेट करने हैं। अगर मैं बात करूं 180 नंबर आपको टारगेट करने हैं अगर फॉर एग्जांपल, तो आप सोच के देखिएगा पेपर 1 की मदद से अगर आप पेपर 2 की बात करो तो पेपर 2 आप लोगों का 200 यानी कि 100 क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैं इन 100 क्वेश्चंस में से या इस 200 नंबर में से अगर मैं 60% नंबर भी लेके आती हूँ, आप सोच के देखिएगा, अगर आप 60% नंबर भी लेके आते हो तो होते हैं आप लोगों के 120 नंबर। अगर देखा जाए 120 नंबर आप लोगों के हो जाते हैं। या अगर मैं कुल मिला के बोलूं कि आपके 60% क्वेश्चन सही हैं, 100 में से अगर 60 क्वेश्चन भी सही है तो भी 120 नंबर होते हैं। पेपर 1 के अंदर अगर आप लोग 60 to 70 नंबर भी लेके आते हो तो भी आपका पिछले साल 2022 के अंदर कट ऑफ क्लियर हो रहा था जेआरएफ का, नेट का नहीं बोल रही, जेआरएफ का। और 120 नंबर लाना पेपर 2 के अंदर कंप्यूटर साइंस के अंदर डिफिकल्ट टास्क नहीं है। अगर आप थोड़ा कम भी पढ़ के जाते हो, यानी कि आप 30 to 40% वो वाला सिलेबस कवर करके जाते हो जिसमें से 70 to 75% आपका पेपर बनता है। अगर देखा जाए तो मैं अगर आपकी जगह हूं तो मैं यहाँ पर टॉपिक वाइज अपने यूनिट्स को डिवाइड करूंगी। टॉपिक वाइज डिवाइड करने के बाद में आर वाइज डिवीजन करूंगी कि मुझे कितने आर्स के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम उठा लिया, मुझे पता है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से पिछले 2-3 सालों में लगातार 7 से 8 क्वेश्चन है ना, 9 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, ऐसे बड़े लेवल पे क्वेश्चंस बन रहे हैं। आपको टारगेट ऐसा करना है कि यार मुझे अगर 120 नंबर लाने, मुझे 100 में से 60 क्वेश्चन सही करने हैं। 100 में से 60 क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि इतने ज्यादा मैं आप लोगों से डिमांड कर रही हूँ। 100 में से 60 क्वेश्चन अगर मुझे मिनिमम सही करने हैं तो मुझे देखना होगा कि कौन सी पर्टिकुलर यूनिट है जिसको मैं टारगेट करूं जो हर बार आती है। जैसे कि मैंने आप लोगों के लिए टेबल भी बनाई है, आप लोगों को मैं टेबल बनाती हूँ। जैसे देखो अपना डिजिटल लॉजिक्स हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, कंप्यूटर आर्किटेक्चर हो गया, कंप्यूटर नेटवर्किंग हो गया, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, डेटाबेस, एल्गोरिथम एंड डेटा स्ट्रक्चर्स हो गए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, टीओसी कंपाइलर हो गया, आपका कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड प्रोग्रामिंग वाला यूनिट हो गया। अगर आप इन सभी यूनिट्स को ध्यान से देखो तो आप लोगों को समझ में आएगा। कोई अगर स्टूडेंट ऑलरेडी एटम बैच के अंदर एनरोल्ड है तो उसको पता भी होगा, मैंने सबसे पहले उसको जो अरे 1 के अंदर यूनिट पढ़ाई थी वो मैंने आप सभी लोगों को पढ़ाई है ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। अगर यूनिट वाइज देखा जाए तो, है ना, डिजिटल लॉजिक्स, ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चरिंग, ये ऑलरेडी अपना कंप्लीटेड है।
अगर आप लोग यहाँ पर क्यूमुलेटिवली इन तीनों यूनिट्स को उठा के देखो तो आप लोग नोटिस कर सकते हो कि आपके पास में यहाँ पर कितना हो गया, 14 और 3 17 क्वेश्चंस तो आपके इन 3 यूनिट से ही आ जाते हैं। 17 क्वेश्चन, 34 नंबर तो यहीं से आप लोगों के बन जा रहे हैं, केवल और केवल 2 यूनिट। डिजिटल लॉजिक्स और कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन तो एक ही यूनिट के अंदर आता है। अगर आपका फाउंडेशन भी क्लियर है तो भी। इसके बाद में आप बड़ा यूनिट देखो, कंप्यूटर नेटवर्किंग, 16 नंबर आप लोगों का, 16 नंबर का वेटेज जो है वो सीधा सीधा कंप्यूटर नेटवर्किंग से आपका बना है, एक बड़ा नंबर का यूनिट है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम उठा के देखो, 13 का वेटेज है। एल्गोरिथम उठा के देखो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग उठा के देखो, टीओसीएन कंपाइलर आप लोग उठा के देखिए, और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम, साथ ही साथ आप लोगों के ऑफकोर्स एल्गोरिथम और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यूनिट्स जो हैं वो निकल के आती है, हाईलाइट होके आती है। इसके अलावा भी पिछले साल का जो पेपर था वो काफ़ी बैलेंस्ड पेपर मैं कहूँगी, ऐसा कुछ नहीं था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थोड़ा शॉकिंग था और प्रोग्रामिंग थोड़े शॉकिंग थे कि क्वेश्चंस कम थे, पर इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपके पास में अच्छा खासा वेटेज यहाँ से निकला था। यूजुअली डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का पोर्शन भी हमारे एग्जाम में ज्यादा आता था, बट पिछले साल डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी ज्यादा नहीं था। पिछले साल का जो पेपर था ना वो ऐसा लग रहा था कि गेट के पेपर को एक तरफ रखा और बस उसमें से क्वेश्चन उठा उठा के आप लोगों को निकाल के दिए थे, क्योंकि आप देखो तो ज्यादातर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस थे, ज्यादातर मैच द कॉलम मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन वाले क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में थे, जिसको रीड करने में समय लग रहा था। ठीक है, अगर मैं प्रिपरेशन लेवल पे बात करूं तो प्रिपरेशन लेवल पर मेरे लिए थोड़ा आसान है इस टेबल को देखकर समझना कि यार मैं कैसे जज करूं या कौन से यूनिट पर मैं सबसे पहले जाऊं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बोल भी रही हूँ कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि मैं सबसे पहले तो यूनिट डिसाइड करूं और यूनिट में मैं टॉपिक वाइज पढ़ाई करूं। ऐसा ही क्रैश कोर्स में भी मैं आपको करवाती हूँ। करना क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है कि कंप्यूटर नेटवर्किंग मेरे लिए एक अच्छा हाई स्कोरिंग वेटेज वाले यूनिट है, तो मुझे पता है कि मुझे इसके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को निकाल लेना है और उन पर क्या करना है, अपना कमांड करना है। मान लो कि कंप्यूटर नेटवर्किंग में टोटल 50 टॉपिक्स हैं, उसमें से 10 ऐसे टॉपिक होंगे वो डेफिनेटली आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको थोड़ा भी बेसिक समझ है या आप किसी एजुकेटर से पढ़ रहे हो, नॉट नेसेसरीली मुझसे, जिनसे भी पढ़ रहे हो, आपको अगर कोई कंप्यूटर नेटवर्किंग पढ़ाएगा तो शायद ही ऐसा होगा कि डेटा लिंक लेयर ना पढ़ाए, शायद ही ऐसे होंगे कि आप लोगों को प्रोटोकॉल्स ना पढ़ाए, शायद ही ऐसा होगा कि कंप्यूटर नेटवर्किंग ना पढ़ाए, आईपी एड्रेसिंग आपको नहीं पढ़ाई जाए, है ना, सब नेटिंग सुपर नेटिंग आपको ना पढ़ाई जाए, शायद ही ऐसा होगा। आपको पता है कि यार ये मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको मैं छोड़ के नहीं जा सकती, वो ऐसा ही मॉडल पढ़ना है तो पढ़ना ही है, ठीक है ना। आपके ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स और आपका यूडीपी प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ना है तो पढ़ना ही है। कुछ ऐसी चीजें हर यूनिट से आप निकाल सकते हो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, मैं उन्हीं को टारगेट करने की बात कर रही हूँ आर बेसिस पे। इसके बाद मुझे पता है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर भी मुझे पता है कि यार मुझे एसक्यूएल पढ़ना है, मुझे नॉर्मलाइजेशन पढ़ना है, मुझे ट्रांजैक्शन एंड कॉन्करेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल्स पढ़ने हैं, ये मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। देखो मैं बिना किताब के किसी चीज के भी आपको बता पा रही हूँ क्योंकि मेरे को पता है ये चीज टिप्स पे है, आपको भी डेफिनेटली पता है, अगर नहीं पता है तो अब पता चल जाएगी, क्योंकि ये चीज से आपका टारगेट डिसाइड हो जाएगा। सबसे पहले मुझे लगता है कि एक प्रैक्टिकल अचीवेबल टारगेट बनाओ, कितना नंबर मैं स्कोर कर रही हूँ। मैं कहूंगी कि 180 नहीं, आप मिनिमम 200 नंबर स्कोर करने का टारगेट बना के चलिएगा। मैं हर स्टूडेंट को यही चीज बोलती हूँ, 200 का टारगेट बना के चलो और ये कोशिश करो कि आप अपने पेपर के अंदर 130 प्लस लेके आओ, मतलब अपने पेपर 2 में। पेपर 1 के अंदर 70 से 80 नंबर एक बहुत अच्छा स्कोर होता है, पेपर 2 के अंदर 130, मिनिमम 120 से 130 नंबर आप टारगेट करो ही करो। आपके लिए बेनिफिशियल है, भले आप किसी भी कैटेगरी से हो, आपकी नॉलेज अगर इंप्रूव हो रही है, धीरे धीरे आप सीख रहे हो चीजें, क्वेश्चन पे अप्रोचेबिलिटी बेटर हो रही है, तो 130 नंबर लाना आप लोगों के लिए डिफिकल्ट टास्क नहीं होगा। तो इसीलिए मैं कहती हूँ एक अचीवेबल टारगेट बनाओ, मार्क्स डिसाइड करो, मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट करो। अगर यहाँ पर मैं बात करूं तो देखो पिछले साल भी आप लोगों का थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन और आप लोगों का कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाला जो पोर्शन है उसके हाईएस्ट नंबर थे। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम एकदम छुपा रुस्तम वाला यूनिट है। हर साल एग्जामिनेशन में, चाहे आप कंप्यूटर साइंस का कोई भी सरकारी एग्जाम दो, हर एग्जाम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बड़ा छुपा रुस्तम होते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग गेट जैसे एग्जामिनेशन में पूछा नहीं जाता है, पर जिनमें भी आता है उनमें ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये दोनों छुपे रुस्तम होते हैं। इन दोनों यूनिट्स पर अगर आप कमांड करो, क्योंकि एक तो स्कोरिंग भी और सिंपल भी है, अगर आप लोग थोड़ा कमांड करो तो आपके अच्छे खासे 9 से 10 क्वेश्चन का वेटेज निकाल के लेके जाते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग देख सकते हो तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हर बार की फिक्स यूनिट है, इंपॉर्टेंट ही होती है, ठीक है। आपका डिस्क्रीट और आप लोगों के डीएसए यानी कि आपका डेटा स्ट्रक्चर एनालिसिस
जो है, आप दा जो आपका टॉपिक है डिजाइनिंग एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, ये वाला जो टॉपिक हो गया, फिक्स क्वेश्चन है हर बार, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, हर बार बस एल्गोरिथम चेंज होता है, पूछने का तरीका चेंज होता है, मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन चेंज होते हैं। तो ये टेबल आप लोगों के लिए हो गई। इसके अलावा अगर मैं इससे पिछले साल चली जाऊँ, 2020 के पेपर पे चली जाऊँ, 192 कट ऑफ आप लोगों की गई थी। मेरे हिसाब से ये थोड़ी हायर साइड पे थी, जिस हिसाब से 2020 का पेपर था उस लेवल पे। 2020 का पेपर जो है वो अच्छा पेपर था, ठीक है ना। 2021 में तो देखो टेक्निकल इश्यूज हुए थे, 2021 का तो पेपर ही खराब था, है ना। 2020 का पेपर अच्छा पेपर मैं मानती हूँ, मुझे लगता है कि एक अच्छा पेपर था ये। कोई जो बंदा है जिसने पढ़ा है और पढ़ के चीजें समझी है, उसके लिए पेपर इजी टू मॉडरेट है। अदरवाइज पेपर डिफिकल्ट मुझे लगता है कि 2020 का रहा होगा बाकी स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है ना। इसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो आप लोगों को पेड क्लास के दिखाए भी थे एज इट इज, कि देखो कैसे आपके क्वेश्चंस एज इट इज पूछे भी गए थे। ऑल्दो वो सारी बातें चलिए छोड़िए, टेबल देखते हैं कि कैसी टेबल आप लोगों की बन रही थी इस टाइम पे। अगेन ऑपरेटिंग सिस्टम का वेटेज देख पा रहे होंगे, आपका डीएससी का वेटेज आप लोग देख पा रहे होंगे, टीओसी एंड कंपाइलर, अगेन कंप्यूटर नेटवर्किंग, अगेन डेटाबेस का इतना वेटेज नहीं था उस बार। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का फिर से उठा के देख लीजिए, 12 से 13 नंबर फिर से यहाँ पर लेके चला, क्वेश्चन, सॉरी नंबर नहीं, क्वेश्चंस आप लोग देख सकते हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट ज्यादा पूछा गया था इस दौरान, और आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये फिर से देख लीजिए। हर बार टेबल के अंदर मैं सेम यूनिट्स रिपीट कर रही हूँ, अगर आप नोटिस करो, पर ये चीज निकल के आ जाती है। 2019 का पेपर देख लो, दिसंबर वाला पेपर है, दिसंबर वाले के भी वेटेज देख लो, डेटाबेस अगेन उठा के देख लो, आर्किटेक्चर उठा के देख लो, नेटवर्किंग उठा के देख लो, फिर से ऑपरेटिंग सिस्टम उठा के देख लो, ठीक है। तो आप लोग नोटिस कर सकते हो, दिनों दिन वेटेज नोटिस कर रहे हो। 2019 से लेकर 2022 तक की टेबल दिखा दी आप लोगों को।